सो अब मैं अगर लू एल्डिहाइड कीटोन चल रहा था, मैंने आपको पोलैरिटी शायद कुछ डिस्कस कर लिया था, राइट? सॉल्युबिलिटी और इस सब के बहाने मैंने डायपोल मोमेंट या पोलैरिटी जैसी कोई चीज डिस्कस की थी, जिससे आपको ये पता चल गया होगा सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो हाईली पोलर होता है, क्योंकि उसमें पार्शियल नहीं पूरा प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होता है। तो उस वजह से अगर अब मैं देखूं इसमें नेचर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आपको +1 की जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जब पढ़ाए जाते हैं, एक पढ़ाया जाता है इंडक्टिव, बहुत यूज हो गया, एक पढ़ाया जाता है रेजोनेंस, और एक पढ़ाया जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक और पढ़ाया जाता है जिसका यूज अभी तक हमने किया ही नहीं है खास, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अब तक नहीं आया और हमने कहीं खास यूज नहीं किया इस साल, लास्ट ईयर तो किया भी होगा बट इस साल। तो मैं आपको याद दिला दूं आपका जाना पहचाना रिएक्शन, ये नोट मत करना, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा कनेक्ट कराया जा रहा है कि हम अब कहां जा रहे हैं, क्या चीज आपको सोचनी है। एल्कीन पर अगर आप लोग HCl डालते हो तो क्या होता है, एडिशन रिएक्शन, राइट? मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव सोचोगे, वो सब सोचोगे, मैंने वो डायरेक्शन ही नहीं दी। मुझे ये बताइए ये रिएक्शन स्टार्ट कौन करता है, H की Cl, H पॉजिटिव, वही देखते हैं ना, रिच बिकम्स रिचर में वही देखते हैं, ये रिएक्शन स्टार्ट करता है आपका H पॉजिटिव। तो इसको मैं बोलती हूं एडिशन, और स्टार्ट करने वाला H पॉजिटिव तो बोलती हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब ये C डबल बॉन्ड C में देखूं पाई बॉन्ड ये इंटैक्ट है, स्टेबल है, जो भी कुछ है, जैसे ये सामने देखता है कि कोई रिएजेंट आ रहा है, अटैकेबल सिचुएशन है, मेरे पास पाई बॉन्ड लेबाइल है, ये इमीडिएटली अपने पाई बॉन्ड को किसी एक पे शिफ्ट कर देता है। दिस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज टेम्परेरी, पाई बॉन्ड का पूरा किसी पे शिफ्ट होना एक टेम्परेरी इफेक्ट है, क्योंकि वो सिर्फ तब होता है जब सामने से रिएजेंट दिखता है। इस टेम्परेरी इफेक्ट को, जिसमें पाई बॉन्ड पूरा का पूरा किसी एक अटैच्ड एटम पे शिफ्ट हो रहा है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ई इफेक्ट। अब तक यूज नहीं हुआ था, इसी का वेट था कि यहां कंपेयर करेंगे। मुझे आप ये बताइए, अगर मैं आपको ये दे दूं, किस पे लगाओगे आप H पॉजिटिव? जिस पे H ज्यादा है, ओके, जिस पे H लगा है, लगाना है आपने, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये इसी पे क्यों लगा, जाके आप ये मार्कोनिकोव से सोचना बंद करो, मैकेनिज्म से सोचो, क्योंकि पाई बॉन्ड इस पे गया होगा, नेगेटिव चार्ज इस पे आया होगा, कार्बोकेटाइन ये बना होगा और ये सेकेंडरी है इसलिए स्टेबल है। दैट इज वाई H जो है इस पे जाके लटका होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है, +E और -E। किताबी डेफिनेशन बहुत बहुत ही खराब सी है, थोड़ी मुश्किल सी है, मतलब इनडायरेक्ट सी है। मैं पहले आपको बेसिक इसका वैसे बताऊं, जिस पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ है, अगर उसी पे रिएजेंट लगा है उसको कहते हैं +E। जिस पे पूरा का पूरा पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है और उसी पे अगर रिएजेंट लगा है उसको कहते हैं +E। तो मैं दूसरी तरह से कहूं, बड़ा ऑब्वियस है भाई, H पॉजिटिव तुम लगा रहे हो, H पॉजिटिव तो उसी पे लगेगा ना जिस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा। यस, इसका रिवर्स भी हो सकता है, जब अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल ना हो, न्यूक्लियोफाइल हो। तो अगर अटैकिंग स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल हो तो क्या होगा, मान लीजिए इसकी शुरुआत इसने करनी होती, कार्बोकेटाइन तो फिर भी वही वाला बनता, तो अब के न्यूक्लियोफाइल किस पे जाके लगता, इस पे। तो जिस पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, अगर उस पे इलेक्ट्रो जो भी अटैकिंग एजेंट है वो ना लग के दूसरे पे लग रहा है, तो उसको कहते हैं -E। ये 11th की एनसीईआरटी में दे रखा है, +E -E। हमने 11th में कैसे काम चलाया या किस तरह से सोचा, तो वो आप ये देखिए, +E -E। तो हमने शॉर्टकट ढूंढ लिया था भाई, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है E, राइट, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है उसको +E दे दो, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसको -E दे दो, काम चल जाएगा आपका। कि +E कौन सा है, तब हमने बड़ा शॉर्टकट पसंद किया है, हम ही खुद ही देते हैं भाई, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहे हैं यानी प्रोटॉन, वो है +E इफेक्ट, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो है -E इफेक्ट। क्योंकि तब मैं आपको, जब जीओसी स्टार्ट होता है, मैं आपको ये रिएक्शन तो दे ही नहीं सकती थी, आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी और इसी पे जाएगा उसी पे जाएगा। लेकिन अब क्लोजर है हमारा ऑर्गेनिक का, तो अब आप समझ सकते हो। C डबल बॉन्ड C पे आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल स्टार्ट करता है अटैक को,
और अंडरस्टूड है इलेक्ट्रोफाइल उसी पे जाएगा जिस पे पाई बॉन्ड आएगा। ऐसे इफेक्ट को कहते हैं प्लस ई। लेकिन अब मैं आती हूं अपने चैप्टर पे, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज। उसमें भी देखो तो एक पाई बॉन्ड ही तो है, लेकिन अब के पाई बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी पे नहीं है, अब के पाई बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड ओ। और इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, इसमें सीधी सी एक बात है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो खींचेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है, इसमें कोई कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी नहीं सोचनी आपको। अब तो उससे तो हम टेम्परेरी फ्री हो गए, परमानेंटली फ्री हो गए इस चैप्टर में, वैसे टेम्परेरी फ्री हुए, लेकिन यहाँ तो अब कार्बोकेटाइन आना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ बनना नहीं है। इसको थोड़ी कार्बोकेटाइन कहेंगे जिसके साथ एक ऑक्सीजन लगी हुई हो, राइट? इस तरह से यहां तो एक ही पॉसिबिलिटी है एरो की, वो है ये, जब ये एरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट आया, किसकी वजह से आया? सामने से कोई रिएजेंट आ रहा था, जो भी रिएजेंट आ रहा था वो तो अब मैं ढूंढूंगी कौन सा, उस रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक हिस्सा इस रिएक्शन को स्टार्ट करता है ऑलवेज। वाई? क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट हेल्दी। वाई इट इज नॉट हेल्दी? ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा इसका, लेकिन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बियरेबल, अगले का ऑक्टेट तो पूरा है, चलो नेगेटिव है बट ऑक्टेट तो पूरा है। तो ऑक्टेट पूरा ना होना इज मोर अनस्टेबल। तो इस ऑक्टेट को पूरा ना होता देख के कौन अप्रोच करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो ये रिएक्शन की स्टार्ट किसने करी? न्यूक्लियोफाइल। सी डबल बॉन्ड सी में रिएक्शन की स्टार्ट किसने करी? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों करी थी इलेक्ट्रोफाइल ने? सी डबल बॉन्ड सी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स का इकट्ठा एक जगह, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी रिच थी कि उसके साइड न्यूक्लियोफाइल आता तो रिपेल होता, न्यूक्लियोफाइल तो रिपेल होना था, उसके पास किसका आना जरूरी था? प्रोटॉन। अब आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो एसर्शन रीजन में अक्सर हम देखते हैं, बड़ा रेपिटेटिव सा क्वेश्चन है। सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन में होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कीटोन या एल्डिहाइड में होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके रीजन आपके सामने आ जाएंगे। उसका एक ही रीजन है, सी डबल बॉन्ड ओ में बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ अ सी पॉजिटिव सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इट अट्रैक्ट न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट। बच्चों को जिनको आदत होती है बहुत क्वेश्चनिंग अपने आप को करने की, कोई बुरी आदत नहीं है वो, या कंफ्यूज होने की, वो कंफ्यूज हो सकते हैं। ओ पे नेगेटिव भी था, मैम इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं अटैक करने आया? उसका रीजन मैंने एक बार दे दिया, इसको एक बार ही रखना कि ओ नेगेटिव इज नॉट दैट प्रॉब्लम। ओके, इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, बट उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सी पर पॉजिटिव, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। दैट्स व्हाई इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अगर आपने ये समझ लिया तो मेरे आज के सारे रिएक्शन एक ही लाइन पे हैं। पाई बॉन्ड को शिफ्ट करो, नेगेटिव चीज इस पे लगाओ, पॉजिटिव चीज इस पे लगाओ, बस उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एप्लीकेशन, कुछ ना कुछ ईज, कुछ ना कुछ आपको रीजन पूछते रहेंगे। तो ये पूरा रोड मैप है आज की क्लास का कि कैसे एल्डिहाइड और कीटोन पे रिएक्शन होगा। आपने ढूंढना है न्यूक्लियोफाइल, चुपचाप किसके साथ लगा देना है? सी के साथ, नो कंफ्यूजन एट ऑल फॉर इवन अ मिनट। और इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ लगाना है? ओ के साथ। आपका प्रोडक्ट तो आ गया। सेम वे डिड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उसमें रीजंस आ गए थे, केसीएन के साथ सीएन क्यों, एजीसीएन के साथ एनसी क्यों, बस ऐसे कुछ रीजन हम यहां लेंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूं ये हमारे पास आ गया। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो यहां मुझे बता रखी है एनसीईआरटी ने, इसका जो इंटरमीडिएट बना, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp2। ये प्लेनर है। तो कल को कायरलिटी की बारी आई तो मैं फिर आपको पकड़ूंगी। प्लेनर में कोई आने वाली चीज ऊपर से भी अटैक कर सकती है, नीचे से भी अटैक कर सकती है। लेट्स सी उसका यूसेज क्या होगा। तो अब आपके पास मैंने आपको प्रॉपर पूरा एक रिएक्शन यहां दिखाया। आप HCl भी दोगे ना तो उसमें एक H+ होगा, एक Cl- होगा। स्टार्ट कौन करेगा इसको? Cl नेगेटिव या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट करेगा, वो इस पे लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल इस पे लगेगा। दैट इज माई जॉब नाउ। मुझे ये काम करना है। मैंने ओ पे नेगेटिव इसलिए लगा के रखा है कि आपको पता रहे हमने चेंज क्या किया है, बस। अदरवाइज हट जाएगा ऑफ कोर्स, ओ नेगेटिव के लिए ई पॉजिटिव आ जाएगा। ये अगर रोड मैप तैयार है तो वी आर गुड टू गो फॉर दिस। अब इसके साथ कुछ एडिशनल चीजें, इस रिएक्शन को मुझे अगर कैटेलाइज करना है, इंश्योर करना है कि ये पूरा राइट हैंड साइड पे जाए, एफिशिएंसी अच्छी हो, यील्ड अच्छी हो, तो मुझे क्या इंश्योर करना है? ये बॉन्ड जल्दी टूट जाए। ज्यादातर कीटोन्स में सब में ये बॉन्ड टूटना चाहिए, एल्डिहाइड में पाई बॉन्ड पूरा इस पे जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो, ईज यील्ड सब बढ़िया होगी। उसके लिए मेरे को इंश्योर करना पड़ेगा ये पूरा इधर आए। ये पूरा इधर कब आएगा? जब ऑक्सीजन को हम इतना तंग कर दें कि वो पाई बॉन्ड पूरी तरह अपने पास खींचने को मजबूर हो जाए। ऑक्सीजन को तंग कैसे करूं? उसका ऑक्टेट पूरा है, वो क्यों तंग होगा? प्रोटोनेट कर दो उसको।
ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर है। अगर आपने चुटकी भर एसिड डाल दिया ना, इसके अंदर 2 ड्रॉप एसिड डाल दिया ना, तो प्रोटॉन क्या करेगा, ओ को जाके चिपक जाएगा। जब प्रोटॉन इधर पहुंचेगा तो इस ऑक्सीजन की मजबूरी क्या हो जाएगी, उसको लोन पेयर देना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जैसे इधर बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड, नॉट पॉसिबल। पाई बॉन्ड का तोड़ना, एफिशिएंटली तोड़ना, प्रोडक्ट को मेरे को मेजर रखना, इस रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए मुझे थोड़ा सा एसिडिक मीडियम पकड़ना पड़ेगा। ये हर रिएक्शन में आपसे पूछा जा सकता है। इसके मॉक टेस्ट में मैं आपसे गलतियां ही कॉन्सेप्ट वाली कराऊंगी। रिएक्शन इसके आपके हो रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में देख लिया है। आपको सिर्फ अब आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें थोड़ी परेशानी होगी, बिकॉज ऑल आर न्यू टू यू। तो अगर आपका पिछला चैप्टर नहीं भी है ना, तो यहां से सब नया है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हो कि मेरे को एसिड कैटलाइज रखना इसको क्यों जरूरी है। दूसरा रीजन, एक रीजन तो मैंने बता दिया, यहाँ पे अलग मेथड से रीजन वही है, कोई पहले कोई बाद में लिखा होगा। दूसरा रीजन समझ लीजिए, फिर एक साथ लिखना, क्योंकि आगे आने वाले 6 रिएक्शन या 5 रिएक्शन का बेस यही है। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक लेते हो आप, सारे न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रांग नहीं होते, कोई आपने वीक न्यूक्लियोफाइल ले लिया, उस केस में ये रिएक्शन फिर स्लो हो जाएगा। फास्ट करने के लिए क्या करूंगी, ओ को प्रोटोनेट करने का सहारा है। भाई न्यूक्लियोफाइल पे तो आया नहीं जा रहा तुम्हारे पास, तुम ही ओ को पॉजिटिव चार्ज दे दो प्रोटोनेट करके, ताकि ओ जो है वो न्यूक्लियोफाइल को खुद अट्रैक्ट कर ले। सो इफ न्यूक्लियोफाइल इज वीक, रिएक्शन हैज टू बी टेकन केयर ऑफ दिस थिंग कि इसको एसिडिक मीडियम दो। जैसे ही मैंने एसिडिक मीडियम दिया, वही सब कुछ यहां लिखा है कि क्या होगा, प्रोटोनेट होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे इमीडिएट पॉजिटिव चार्ज, सॉरी कार्बन पे, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आया इमीडिएट आया, उसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आएगा एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट, वही चीज। तो अब आप इसको नोट करें, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक और समझाने दीजिए, उसके बाद नोट करिएगा कि मेरे को एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए। एसिडिक मीडियम चाहिए पाई बॉन्ड को जल्दी तोड़ने के लिए। जल्दी तोड़ने की क्या है, मान लो न्यूक्लियोफाइल वीक है और वो नहीं टूट रहा उसके प्रेशर में, तो मुझे एसिडिक मीडियम देना कंपलसरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्चुअली में ये रिएक्शन फिर किसकी वजह से क्रिएट हुआ। मैंने नाम दिया इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, इस रिएक्शन को असली में इंस्टिगेट करने वाला कौन है, कार्बन पॉजिटिव, उसका ऑक्टेट ही तो नहीं पूरा हो रहा था, उसी की वजह से हो रहा है जो हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर C+ जो इसमें बनेगा, अगर थोड़ा सा भी स्कोप मेरे को मिलता है, चांस मिलता है इसके पॉजिटिव चार्ज के डीलोकलाइज होने का, फिर मेरा ये रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा। रिएक्शन के होने की वजह है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अगर आपने ऐसे ग्रुप साथ में डाल दिए जो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को अपने पे लेने को तैयार हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ये मेरी आगे की 3-4 स्लाइड्स जाएंगी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखे हैं, बेटा तेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कोई नहीं, हम अपने रेजोनेंस से तेरा पॉजिटिव चार्ज अपने पे ले लेते हैं। मतलब क्या, इस रिएक्शन में ईज आपने उसकी पीछे कर दी, वो रिएक्ट करना नहीं चाहेगा, तो इसी को मैं आगे पकड़ूंगी। सो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अगर वीक कर दिया किसी वजह से, तो यहां पर डीलोकलाइज हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, ईज कम होगी या लेस फेवरेबल होगा। इस पे आगे की कुछ प्रैक्टिस और एक्सरसाइज इज वेटिंग फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करिए, मैं उम्मीद करती हूँ इतना तो सबने नोट कर ही लिया, ये स्क्रीन तो आपके पास खुला हुआ ही था पिछले 15 मिनट से। अब इसके 2 कॉन्सेप्ट, इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट के चारों तरफ रहना है मैंने आज का जो सेट ऑफ रिएक्शन है मेरे पास, इसे याद रखिए, नोट करिए, समझ लीजिए जो सही समझे आप। तो बताइए कौन सा ज्यादा रिएक्टिव, एल्डिहाइड के कीटोन, सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सेम, ज्यादा रिएक्टिव क्यों, क्योंकि इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं जिनका इफेक्ट क्या है, प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, इन्होंने पॉजिटिव चार्ज चाहे पार्शियली से ही अपने पे डिलोकलाइज करा दिया। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जिसपे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सके। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनता उससे पहले इन दोनों ने अपनी तरफ से आगे एक्सटेंड कर दिया सपोर्ट टू डीलोकलाइज इट्स पॉजिटिव चार्ज। तो इस इसको नोट मत करना यहां भी जो मैं बोल रही हूँ, इसके लिए प्रॉपर अगली स्लाइड पे विद डिवीजन बना हुआ है, एल्डिहाइड में क्या होता है, कीटोन में क्या होता है, भी सिर्फ समझिएगा। तो ये आगे 3-4 स्लाइड में यही चलना, बहुत सही तरीके से नोट करने का क्या होगा वो आपको आगे दिखेगा, क्योंकि आपके बोर्ड के क्वेश्चंस भी हैं। तो यस, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। मान लो आपको ये रीजन ही नहीं दिया मैंने, एसर्शन रीजन में आपके बोर्ड में क्वेश्चन है, मैं रीजन ये दिया ही नहीं, आप तो ये बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक रीजन तैयार करके गए, है ही नहीं रीजन।
क्या इस चीज को पकड़ने का आपकी गट फीलिंग, आपके सिंपल तुक्के से, सिंपल अंडरस्टैंडिंग से आप मुझे बताइए। यस, आप ये सोचिए इधर आना किसने है यहां पर अटैक करने, एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आपको पता है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर है, राइट। न्यूक्लियोफाइल इधर आए और न्यूक्लियोफाइल इधर आए, कहां उसको क्राउडिंग ज्यादा मिल रही है? कीटोन में। और एल्डिहाइड में उसको क्राउडिंग कम मिल रही है, चाहे आप इसको कितना ही बड़ा कर दो, एक एच बहुत छोटा, एक लोकेशन उसने लीस्ट हिंड्रेंस के साथ रखी हुई है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस एल्डिहाइड में कम होने की वजह से भी आप ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लाइन है, वो मेरे को दो एल्डिहाइड और दो कीटोन में लाना पड़ेगा। इसमें तो सबसे पहले मैं स्टेरिक ही लाके अपना काम चला लूंगी, राइट। तो दो रीजंस है, दैट्स व्हाई आई आस्क यू नॉट टू नोट इट। इसे समझिए, फिर प्रॉपर सिमेट्री से मैंने आपके लिए दो रीजंस क्रिएट किए हुए कि आपका पहला सोच क्या होनी चाहिए, आपकी दूसरी सोच क्या होनी चाहिए फॉर बोर्ड्स और ऑब्जेक्टिव, जो जिसके बेसिस पे आज का टेस्ट आप करेंगे, तो सोच रिवर्स होगी जिससे आंसर सही आए। मुझे नहीं किसी को पोते पढ़वाने। तो वो दोनों के केसेस और सारे केसेस की ईज ऑफ रिएक्टिविटी आपसे अब लगवानी है, जो मेरा अगला काम है। बट पहले ये समझ लीजिए दो फैक्टर एक साथ काम करेंगे। तो ये वाला पॉइंट अगर नोट हो गया हो, तो अब मैं इसको समझती हूं कि वाई कीटोन इज लेस रिएक्टिव अंडर दिस कैटेगरी, वाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव को समझने के लिए पहले मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लूं। मैंने कीटोन चूज कर लिया। आप कीटोन में क्या देख रहे हो? आप सबसे पहला काम क्या करते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए? मैकेनिज्म सोचो तो प्रोटोनेट। ये मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दे रखा है, मांग सकते हैं आप आपसे, ये मैकेनिज्म है कि आप सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट करते हो प्रोटोन की वजह से? प्रोटोन की वजह से यहां H लगता, और मैं अब H यहां लगा देती हूं और ये नेगेटिव साइन हटा देती हूं। लग गया प्रोटोन की वजह से H, जिसकी वजह से इस पाई बॉन्ड को क्या होना पड़ा? इस पाई बॉन्ड को इधर आना पड़ा, राइट। तो पाई बॉन्ड जैसे इधर आया, यानी पहला स्टेप इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहला स्टेप इज प्रोटोनेशन, विच इज स्लो एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी कि फर्स्ट स्टेप, आप इसे कह सकते हो कार्बोकेटाइन बना। मैं बार बार कार्बोकेटाइन वर्ड इसलिए नहीं यूज करना चाह रही थी, आप शिफ्ट शिफ्ट के चक्कर में ना पड़े, वो यहां नहीं है पॉसिबिलिटी। तो यहां पर अगर आप देखें तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बोकेटाइन कहा जा सकता है इसको, और हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है क्योंकि इसके पास फ्री मीजोमेरिक इफेक्ट एफएमई तैयार खड़ा है। इसीलिए अब आपको किसी को डाउट हो क्यों नहीं होगा शिफ्ट मैम, जब पहले आप कार्बोकेटाइन में शिफ्ट बता चुके हैं, तो यहाँ क्यों नहीं होगा? क्या पता यहाँ पर कुछ ऐसा हो, बेंजीन रिंग हो, कुछ हो, मैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन बना लूं, टर्शरी बना लूं। इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन दुनिया में नहीं कोई, वो साइक्लोप्रोपाइल वाले को छोड़ दो तो। क्योंकि जिस कार्बोकेटाइन के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लेके खड़े हैं, वो रेजोनेंस से भी एक स्टेज ऊपर होता है, जिसको कहते हैं एफएमई, फ्री मीजोमेरिक इफेक्ट। वो उससे भी ऊपर होता है, आपके टर्शरी, आपके तीन तीन बेंजीन रिंग के डीलोकलाइजेशन। आपको कोई नहीं कह रहा यहाँ पे ये सोचने की, उससे ज्यादा सस्ता रास्ता है, इजी रास्ता है। इसमें है तो कार्बोकेटाइन, लेकिन कोई शिफ्ट नहीं करनी। क्यों कोई शिफ्ट नहीं करनी? किसी को अगर दिमाग में आए, माई स्टाफ कैन नॉट हैंडल इट, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, बहुत देर लगा देंगे वो, फिर मेरे पास आएंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं। क्योंकि यहां पहले से ही हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन बना पड़ा है, जिसको एफएमई बोल के हम गॉड का नाम दिया करते थे कि एफएमई आ जाता है तो वो गॉड है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सो यहाँ फ्री मेसोमेरिक इफेक्ट है, इसलिए वो कार्बोकेटाइन वाली सोच मत लाना। पॉइंट इज, जैसे ही मेरे पास ये काम हुआ, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, आरडीएस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, उसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आके इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक करता है, ऊपर से भी कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है। आपकी एनसीईआरटी ने बकायदा एक प्लेन बना रखा है, ग्लास मिरर जैसा, और न्यूक्लियोफाइल को दिखा रखा है, वो इधर से भी अटैक कर सकता है, वो इधर से भी। बट मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी कायरलिटी पे, तब आपको बेटर पता लगेगा। तो इस वाली चीज में अब पूरे में मैं देखूं, मेरा क्वेश्चन क्या था, कीटोन इसमें लेस फेवरेबल क्यों है, लेस इंटरेस्टेड क्यों है इस रिएक्शन में? यहां तक हो गया। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया, देयर आर टू बल्की ग्रुप स्टैंडिंग, दो बल्की ग्रुप है। तो फर्स्ट क्या कहूं, एक रीजन तो हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस, लेकिन दूसरा रीजन जो इलेक्ट्रॉनिक रीजन है, अक्सर उसी को प्राइमरी रीजन माना जाता है। दो मिथाइल ग्रुप जिनका प्लस आई इफेक्ट है, उस प्लस आई इफेक्ट की वजह से वीकनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर आप अपने एक नंबर के रीजन को इस तरह से शो करते हो जैसे मैंने शो किया, नोबडी विल आस्क टू डिडक्ट इवन 1/4 मार्क, रेदर अगले क्वेश्चन में ज्यादा ही दे दे।
कि आप पहले वो चीज दिखा रहे हो जो देखना चाह रहा है सामने वाला, उसके नीचे आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ द दिस रीजन वट एवर, जो भी थोड़ा बहुत आप लिखना चाहें। बट कीटोन में वीक हो गया पॉजिटिव चार्ज, आप पहले लिखोगे एल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग क्यों है। क्वेश्चन क्या है असल में, दोनों में बराबर होना चाहिए रिएक्शन। क्वेश्चन असल में देखो तो क्या है, कीटोन में कम क्यों होता है, एल्डिहाइड में ज्यादा क्यों होता है, ये थोड़ी क्वेश्चन होगा ये रिएक्शन। भाई ये तो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, इसमें तो होगा ही। तो आप लोग क्वेश्चन को कैसे पिक करते हो, बहुत हद तक वो नैरेटिव डिसाइड कर देता है आपके इंटेलेक्ट का। आप क्वेश्चन को पिक करते हो ये एल्डिहाइड में ज्यादा फीजिबल है, कीटोन में कम फीजिबल है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सीधे मैं क्या उठाऊं, ये रिएक्शन होना तो दोनों में ही चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन कीटोन में बाई चांस ये लेस फीजिबल है बिकॉज ऑफ 2+I इफेक्ट। सेकेंड रीजन मैं उसके नीचे क्या लिख सकती हूँ, स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी भी मैंने लिखने का जो तरीका है वो नेक्स्ट स्लाइड पे ला रखा है, लेकिन पहली चीज इसका मैकेनिज्म ये आपके पास होना चाहिए। अगला स्टेप जो है मैंने लिखा नहीं, वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहां तक लेस फेवरेबिलिटी किसकी बता रही हूं मैं, कीटोन की। लेस फेवरेबिलिटी के लिए मैंने यहां लिखा है वीकनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, देयरफॉर एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव या कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव। ये तो अब आप सबको पता चल गया, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स ड्यू टू 2 रीजंस। वो रीजंस वाली स्लाइड मेरे पास, लेट मी चेक कहां आ रही है, यस यहां आ रही है। दिस इज हाउ यू शुड रिप्रेजेंट योर आंसर। तो मैं इसी का वेट कर रही हूँ कि अभी आप उस चक्कर में मत पड़िएगा, पूरा समअप करूंगी यहाँ पे, बट पहले कॉन्सेप्ट सारे तैयार हैं, तब सही फायदा है एंड करने का, कि उसमें आपको कुछ और लिखने को लगे तो आप लिख सकते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में क्या मैं सोचती हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन्स में नो फाइट एवर, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर, और इसमें कोई स्पेशल एक्सेप्शन केस नहीं आने वाला। लेकिन जहां 2 एल्डिहाइड और 2 कीटोन है वहां समस्या आने वाली है। तो अगर मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करूं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर मैं आपको पूरा यहां दिखाऊं ना तो 100% बच्चे इसको गलत करते हैं। तो इतने साल गलत करवा करवा के यही रियलाइज हुआ कि क्यों ही गलत कराना, इनको कॉन्सेप्ट पहले दो, इन्हें नहीं पता। अब यहां पर अगेन मेरा टारगेट तो वही है, सी पे पॉजिटिव चार्ज को देखूं। आप बच्चे यूजुअली बेंजीन रिंग को क्या देखते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये खींचता है, लेकिन ये भूल जाते हैं हर बार रेजोनेंस स्टार्ट कहां से होता है, पोलर बॉन्ड से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। इंजन कौन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पाई बॉन्ड को तंग करना वो शुरू करता है, मूव वो करता है, और ये यूजुअली बच्चे यहां ये दौड़ा देते हैं। बिल्कुल उल्टा रेजोनेंस, रेजोनेंस को सीधा लगाना भी तो बहुत जरूरी है। पाई सिग्मा, ये देखिए कॉन्जुगेशन प्रॉपर बना हुआ है, लेकिन इसको उल्टी डायरेक्शन में बच्चे अक्सर पकड़ लेते हैं। आई डोंट नो क्यों, अब तक आते आते ऐसा हो जाता है। पाई बॉन्ड को कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके पॉजिटिव चार्ज को तो पता ही है, आना ही आना है, इमीडिएटली ये इधर आ जाएगा। कहां गया इसका पॉजिटिव चार्ज, घूम गया इसमें पूरे में। इससे ज्यादा वीक क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, कि आपका कार्बन पे रहने वाला पॉजिटिव चार्ज घूम के पूरे बेंजीन पे डिलोकलाइज हो गया, जिसकी वजह से मुझे यहां क्या मिलता है, वेरी वीक पॉजिटिव चार्ज। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नॉर्मल एल्डिहाइड से लेस रिएक्टिव होंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस मत ले आना यहाँ पे, क्योंकि एक साइड H है दोनों में, तो ये स्टेरिकली क्राउडेड नहीं माना जाएगा। एक लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड साइड दोनों एल्डिहाइड्स में है। तो अब इसको और बेटर कैसे लिखना है, क्योंकि C6H5 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आई एम कैचिंग योर एनसीईआरटी लैंग्वेज, क्योंकि वो मल्टीपल करेक्ट या थ्योरेटिकल या असर्शन रीजन में वही आती है। बेंजीन कब से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, हमारा तो पहला सवाल यही आ जाता है। बेंजीन हमेशा ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहा है। अगर आप देखो, आपने सबसे पहले इसको किधर देखा है, या सबसे पहले तो नहीं, लेटेस्ट किधर देखा है, एनिलिन में, NH2 में भी देखा है। कब खींचा इसने, वो इसने नहीं खींचा, वो इसने दिया अपना लोन पेयर। अगर आप देखो, इसकी वजह से लगता है ये तो हमेशा खींचता ही होगा, बट डिसाइडर कौन होता है रेजोनेंस में, इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसका क्या मूड है भाई, उसके पास लोन पेयर है तो वो देगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पर रिंग के साथ ऑक्सीजन थोड़े था, C डबल बॉन्ड O था, O ने स्टार्ट किया। सो अब C6H5 यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेव कर गया है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। क्योंकि आप लोग शायद अब याद रखें, आपको याद आए, वो ग्रुप्स जिनमें खुद में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये क्या होगा,
इसको देना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग में यही तो सिखाया था। वो ऑर्थो पैरा होते हैं जिनमें अटैच्ड एटम पे लोन पेयर हो, वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं जिनमें खुद में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। अब तक वो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं आए थे आपके पास जिनमें खुद में डबल ट्रिपल बॉन्ड है रिंग के साथ। चैप्टर्स जो हमने पढ़े सारे में एक्टिवेटिंग ही पढ़े, डीएक्टिवेटिंग तो सारे इस चैप्टर में इकट्ठे कर रखे, इसीलिए इस चैप्टर में इकट्ठे किए हैं। सारे मेटा डायरेक्टिंग एक चैप्टर में है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स और उसके सारे परिवार वाले सब इसी चैप्टर में एक साथ है। सो यहां पर जब C6H5 is electron donating, it is delocalizing positive charge, weakening of positive charge, therefore less reactive towards this nucleophilic addition reaction. तो in comparison to any other aldehyde, कीटोन में क्या होगा, दो दो आ गए। कीटोन में तो वैसे ही फाइट नहीं है, उसको तो पीछे ही रख दो, लेकिन मेरी फाइट क्या है, एरोमेटिक कीटोन और एलिफेटिक कीटोन। तो वहां पे भी यही बात होगा, दोनों के दोनों रिंग्स लग गए इसके पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करने, और ज्यादा डीलोकलाइज। ऊपर से यहां मैं ये देख सकती हूं कि मेरे पास कोई स्कोप नहीं, कोई दे रहा हो इसको पॉजिटिव चार्ज, दोनों के दोनों रिंग इसमें पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर रहे हैं। यस, स्टेरिक फैक्टर इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड, नॉट इन कंपैरिजन टू अदर कीटोन। अब इसे नोट करिए, और कहीं किसी को लगता है कुछ आपसे सुनने में मिस हुआ या कुछ समझने में मिस हुआ, और ये बात यूनिवर्सल है आदित्य, aldehydes are always more reactive than ketone whatsoever be the groups attached। और इसी पे अब मैं केसेस ला रही हूं कि आप ये मत सोचना एरोमेटिक एल्डिहाइड शायद नॉर्मल कीटोन से पीछे हो, नो, ये मत भूलिएगा एल्डिहाइड पे एक H है, एक साइट बहुत लेस हिंडर्ड है, वहां पे अटैक होगा ही होगा। दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू, जो आपका अब डाउट है, आप वेरियस कॉम्बिनेशंस अब लगाने शुरू करोगे, दैट इज व्हाट नाउ आई एम डूइंग। मेरे पास बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो इसको लिखने का तरीका दिखा रही हूं। इट हैज टू बी विद सेपरेट हेडिंग। आपको याद होगा अमीन्स की बेसिसिटी में भी 3 हेडिंग अलग बनी थी कि इट हैज टू बी लाइक दिस ओनली, जिसमें मैंने 231 और 213 वाला कुछ याद कराया था। इसी तरह से अगर मेरे से पूछा जाए व्हाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तरीका यही होना चाहिए। आप चाहे नोट कर चुके हैं नहीं कर चुके, जस्ट टू शो यू, हम सब्जेक्टिव कॉपीज में ये एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, जब हमने मेहनत की है तो आपको भी करनी है, बोर्ड में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आदित्य आप कुछ ऐसा ही पूछ रहे थे। रिएक्टिविटी ऑर्डर हर तरह का, सबसे छोटा एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट नहीं लगा रहा फॉर्मेल्डिहाइड पे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इज हाईएस्ट। फिर कोई भी और एल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड पीछे क्यों है, इसका पॉजिटिव चार्ज वीक करने के लिए पूरा बेंजीन रिंग लग गया इसके ऊपर। फिर कोई भी कीटोन, और आखिरी में कौन सा कीटोन, एरोमेटिक कीटोन, क्योंकि उस पे दो दो बेंजीन रिंग लग गए उसके पॉजिटिव चार्ज को वीक करने। दिस इज व्हाट अ जनरल ट्रेंड इज। यहां पे आपकी एनसीईआरटी क्लोज होती है। अब मैं इसके बीच में आपके ट्रेंड्स लाऊंगी, 4 तरह के एरोमेटिक एल्डिहाइड, 4 तरह के एरोमेटिक कीटोन, उसका आप मेरे को बताओगे तो मैं समझ पाऊंगी। आगे आने वाले चारों पांचों रिएक्शन जो होंगे उनकी भी ईज पूछी जाए तो इसी हिसाब से ईज देंगे। फर्क यही होगा कि हम पढ़ा ऐसे रहे लेकिन पूछने का तरीका अलग होगा। रिएक्शन के नाम से ईज इस कैटेगरी में यही होगी। सो आई होप दिस ट्रेंड इज विद एवरीबॉडी नाउ। तो मेरे पास सिंपल बोर्ड तक आने वाले क्वेश्चन में ये ईज मेरे लिए मैक्सिमम है। अब आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक दो मैंने कर रखे हैं, मुझे पता है, मैंने अभी किए हैं आपके, जब क्लास से पहले मैं बोर्ड प्रिपेयर कर रही थी, कि आपसे मैं ट्रेंड नहीं पूछ रही, मैं आपसे रीजन पूछ रही हूँ कि पहले मेरे को रीजन की आदत डालनी है, फिर ट्रेंड के लिए तो मैंने रखा हुआ है आगे कुछ पूछने को, बाकी टेस्ट तो है ही। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो आप कार्बन के साथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, वो C+ को और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाएगा, या कह लीजिए उसके चार्ज को और ज्यादा इंटेंस करेगा, इसकी वजह से वो मोर रिएक्टिव। मैंने शायद सारे एल्डिहाइड दिए और एरोमेटिक रिंग भी नहीं लाई, सिंपलेस्ट केस। मैंने इतने सारे एल्डिहाइड्स दे दिए, एक में विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा लगाया, और यहां कोई रेजोनेंस भी नहीं है, सिंपल इंडक्टिव। तो आप लोगों का काम होना चाहिए अब, यस ये है -I, खींच रहा है इस कार्बन को और डेफिशिएंट बना रहा है। इसी तरह से Cl, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, हम जानते हैं, खींच रहा है। ये क्या है, +I, ये क्या है, +I, ज्यादा बड़ी चेन ज्यादा +I, कहीं भूल ना गए हो, इसीलिए पहले ही केस में मैं ये उठा के लाई।
अब मेरे को बताइए, क्या मेरे ट्रेंड को आप जस्टिफाई कर सकते हो जो मैंने लिखा है? मुझे पता है फर्स्ट और फोर्थ में तो आपको ट्रबल आनी ही नहीं थी, और वो मेरे 3 ऑप्शन में सेम मिलनी थी। ट्रबल जो आती है, मेरा अंदाजा था इसमें आती है, हम हो जाते हैं कंफ्यूज। दोनों में तो एक ही इफेक्ट है, इंडक्टिव, और एक में CH3 और एक में CH3CH2 है। जैसे जैसे चेन लंबी होती जाती है, ये इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए सबसे पीछे मैंने किसको लगाया, नंबर 2 को, क्योंकि इसका C सबसे वीक हो गया होगा, इंडक्टिव इफेक्ट इथाइल ग्रुप का ज्यादा है। भाई सबसे पहले ना मैं आसान चीज ढूंढूंगी, हो सकता है आप ठीक हो, लेकिन अगर मुझे नहीं आता, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। स्टेरिक क्राउडिंग इसमें ज्यादा है, अब दोनों ही कीटोन है, तो मैं सबसे पहले सबसे आसान चीज ढूंढना चाहूंगी, तो मैं उस ऑप्शन पे जाऊंगी कि मेरे को तो ये मिलना चाहिए। ज्यादातर आप देखते हैं ऐसा बहुत कम जगहों पे होता है, और आपको 2 ऑप्शन रूल्ड आउट हो गए तो और इजी हो जाता है। तो वो मैंने सबसे पीछे क्यों कर दिया, मैंने सबसे पीछे इसलिए कर दिया, स्टेरिक क्राउडिंग। तो मैंने आपको तब भी कहा था, जब बोर्ड में आता है कैसे लिखते हैं बात अलग है, लेकिन जब आपको ऑब्जेक्टिव करने होते हैं, आपको करेक्ट आंसर चाहिए होता है। आप कैसे मर्जी करिए, आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। अब जैसे लगा रखा है एक्चुअली वैसे, ये बाई चांस पता नहीं क्यों मैंने इतना सीधा साधा सा लगा दिया, बट आई होप नाउ थिंग्स आर क्लियर, राइट। स्टेरिक क्राउडिंग पकड़ी है मैंने, वहां पे ये दिखाना था। थर्ड भी तो होना चाहिए, यस। चेक, क्या मैंने ऑर्डर ठीक लगाया, और रीजन समेत आराम से देख के बताना। अब मैंने एरोमेटिक भी मैदान में उतार दी। सबसे अच्छा केस अगर आज मुझे कोई लगा तो यही लगा, बाकी तो आप कर सकते थे। एरोमेटिक देखते ही पीछे लगाते हैं आप लोग, लेकिन मैंने एरोमेटिक को आगे लगाया है। क्या फर्क है उसमें? यस, वो बेंजाइलिक है। अगर उसके साथ C डबल बॉन्ड लगा है तो सारा काम तो वही, मैंने कहा ना, अटैच ग्रुप के मूड पे डिपेंड कर रहा है भाई। बेंजीन रिंग कितनी जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है, डोनेटिंग भी, तो डिपेंड करता है ना उसके साथ कौन लगा है। अकेला है तो कुछ भी नहीं है। तो बेंजीन रिंग के लिए आपको यूनिवर्सल फैक्ट तो लगा ही नहीं सकते, तो डिपेंड करेगा सामने कौन है। अब तो कॉन्जुगेशन में ही नहीं है बेटा वो, अब तो इस बॉन्ड के साथ वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। मेरे को ये पॉइंट पकड़वाना था कि जैसे मैं एरोमेटिक एरोमेटिक करा रही हूं क्लास में, तो आप लोगों ने तो इसको सबसे पीछे रख के इसको सबसे आगे रखे बैठे होते हैं आप। दैट्स व्हाई आई लाइक दिस एग्जांपल अ लॉट। रिंग देखते ही कुछ लंबा चौड़ा सोचते नहीं, और इसको आगे और ये पीछे पहुंचाते, कुछ करते पता नहीं। जब ये कोई कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस तो चालू नहीं हो सकता, उसको तो भूल जाओ। अब रेजोनेंस के लिए तो 2 सिग्मा बॉन्ड बीच में आ गए, वो तो पॉइंट ही रूल्ड आउट हो गया, अब रेजोनेंस तो है नहीं। अब आप सोचिए, अगर बेंजीन रिंग में कोई रेजोनेंस का चांस नहीं है, तो बेंजीन रिंग क्या बिहेव करता है? उसका कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज, इसका कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज, सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर रहा है, तो इसको पॉजिटिव को और इंटेंस कर रहा है जितना भी कर पा रहा है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव। इसमें क्या हुआ, इसमें कोई इंटेंस करने वाला तो है नहीं, 2 वीक करने वाले हैं, वो बात अलग है, सारा ही कीटोन दिया है मैंने, लेकिन इसमें कोई भी इसके चार्ज को इंटेंस करने वाला नहीं है। व्हाट अबाउट दिस? इसमें इंटेंस करने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन ये वीक करने वाला आ गया इसके पॉजिटिव चार्ज को। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज दिस, जहां आप कंफ्यूज हो गए और फिर निकलोगे। अगर किसी ने यहां से देना है और उसको इरादा लगता है कि मेरे को यहां से एक अच्छा जेईई नीट में क्वेश्चन प्लान करके देना है जिसमें बच्चे को थोड़ा ज्यादा सोचना पड़े, तो वो ये है। इसमें कंफ्यूज होते ही होते हैं, जो हम लास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंसेस से देखते हैं। तो अब याद रखिए, बेंजीन रिंग वाला एक सबसे आगे और एक सबसे पीछे, किस बात पे डिपेंड करता है? रिंग के साथ लगा क्या है। नोट इट। एंड देन लास्ट इज दिस। फिर मैं रिएक्शंस में आगे के और ऑर्डर्स या और कंफ्यूजिंग चीजें वैसे तो है नहीं, मोस्ट कंफ्यूजिंग ले ली। अब मैं रिएक्शंस के बीच पूछूंगी, बताओ इनमें कौन सा जल्दी भागेगा। अब वो रिएक्शंस के अंदर कॉन्सेप्ट सेटल कर दिया। चेक फोर्थ वाला, जो लोग थर्ड नोट कर रहे हैं करें। फोर्थ वाला देखना चाहूंगी मैं, मुझे लगता नहीं मेरे को बताना पड़ेगा, यहां तक आते आते बच्चों को आ जाता है। चेक, नाइट्रो वाला सबसे आगे होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। फिर डोनेटिंग वाला सबसे पीछे होना चाहिए, तो मुझे लगता है सेकंड। अच्छा, कीटोन भी है, बस फिर तो बात ही खत्म हो गई। मेरे को लगा शायद मैंने सारी एल्डिहाइड दी। कीटोन है तो कीटोन तो, यानी अब आप ये सोच लो,
एल्डिहाइड्स पे क्या लगा है ये मेरी सेकेंडरी चीज है देखनी। पहले देखने एल्डिहाइड कितने, कीटोन कितने, कीटोन को उठा के सबसे पीछे रख दो, फिर एल्डिहाइड्स में बंटवारा करो कौन सा पहले कौन सा बाद में। ये बताने के लिए इनफ था आपको कि कुछ नहीं लगा हुआ है, कोई नहीं। मैंने सोचा, मैंने सबसे पहले क्या किया, कीटोन को सबसे पीछे रख दिया। अब उन 3 एल्डिहाइड्स में आपको पता है नाइट्रो पहले आएगा, ये उसके बाद आ नहीं सकता। ये क्या कर रहा है, ये डोनेटिंग है, प्लस आई है उसको थोड़ा सा वीक कर रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, यस, प्लस आई भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। बोथ वेज क्या काम हो रहा है, सेंटर वीक हो रहा है। डन हो जाएगा। तो ये इजी था। थर्ड वाला थोड़ा सोच के हमेशा अपने आप पे ध्यान देना कि वो करने से पहले। सो अब मैं आ जाती हूँ रिएक्शंस पे। वो क्या रिएक्शन का बेसिक, पहला रिएक्शन मैं एनसीईआरटी से बाहर वाला ले रही हूँ, बाकी सारे रिएक्शन आज और अगली क्लास में एनसीईआरटी के ही है सारे, इसमें कुछ बाहर का है ही नहीं। तो फर्स्ट रिएक्शन ही मैं उस कैटेगरी को ले रही हूँ जिसको एनसीईआरटी ने मेंशन ही नहीं किया है, बट क्वेश्चंस आते हैं नीट में, खासकर देखिए इसके काफी क्वेश्चन। एडिशन ऑफ वाटर, सिंपलेस्ट केस, एक तरफ H जाएगा एक तरफ OH जाएगा, आप जानते हैं किस पे क्या जाएगा। अगर आपसे मैं रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछूं तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, बड़े आराम से बना लोगे। इस पे H लगा दो, इस पे OH, लेकिन हम जानते हैं एक कार्बन पे 2 OH, कुछ तो दिक्कत आएगी। एक कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप, इनोल लेस स्टेबल था, एक ही कार्बन पे 2 Cl, तो भी मेरे लिए थोड़ी दिक्कत थी, जिंक को देखते दोनों Cl निकल लेते थे। एक ही कार्बन पे 2 OH, ये तो भाई थोड़ा मामला गड़बड़ है, बट मुझे पता है आप लोग जानते हैं जब जरूरत पड़ेगी आप ये निकाल लेंगे, बट अभी मैं ये आपसे निकलवा नहीं रही, आपको बता रही हूं हाइड्रेट क्या होता है, हाइड्रेट किसको कहते हैं। ये जो आपके सामने बन के आया एल्डिहाइड या कीटोन का वाटर से रिएक्शन कराने पर स्टेबल है नहीं स्टेबल है वो बाद की बात है, बट इसको क्या कहते हैं, हाइड्रेट। यहां तक पहुंचना, इसके बाद क्या होगा वी ऑल नो। एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में भी आप देख के आए, सो प्लीज अभी इसको बाद में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि मेरे रिएक्शन का पर्पस क्या है, हाइड्रेट फॉर्मेशन। मैं टिल हाइड्रेट फॉर्मेशन बात कर रही हूं, तो बार बार ऑब्जेक्ट मत करना, आपने ये कैसे बना दिया, ये तो वाटर बन के निकलना चाहिए। आई नो, माई पॉइंट इज दिस स्टेप, टिल हाइड्रेट मेरे को डिस्कशन करना है। क्या ये बात अब सबको क्लियर है? एक आधे रिएक्शन में और लिखूंगी, उसके बाद ये लिखना बंद कर दूंगी। एल्डिहाइड्स हैव मोर टेंडेंसी टुवर्ड हाइड्रेट फॉर्मेशन, इतनी देर से यही डिस्कस हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड हमेशा रेस में जीतते हैं। दूसरी चीज, हाइड्रेट की, अब एल्डिहाइड कीटोन भूल जाना, अब हाइड्रेट की बात हो रही है। हाइड्रेट में अगर कार्बन पे हाइड्रेट भी जो बन गया, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट, नॉट द रिएक्टेंट। क्राउडिंग ऑन कार्बन, अगर कार्बन पे क्राउडिंग कम है और कार्बन पे क्राउडिंग ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बिकॉज वी नो हाइड्रेट आर वेरी लेस स्टेबल, फटाक से वाटर बना के निकल जाएंगे और वो कोई ना कोई एल्डिहाइड कीटोन बना के दे देंगे मेरे को। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो हाइड्रेट बनेगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी एक डिबेटेबल चीज है, एक ऐसा पार्ट है जो हम बहुत पढ़ रहे हैं अब, ये देखना मेरे को जरूरी है। कोई हाइड्रेट तो स्टेबल होता होगा या सारे ही निकल लेते हैं वाटर बना के, या किसमें जल्दी वाटर निकलता है? तो जितने कम स्टेरिक क्राउडिंग उतना स्टेबल ज्यादा। आप देखिए यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग है ही नहीं, वो हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल है और ये हाइड्रेट लीस्ट स्टेबल है। तो आप स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट देखिएगा, तो क्राउडिंग बढ़ाते जाओ, हाइड्रेट अनस्टेबल होता जाएगा, बनना पसंद नहीं करेगा, बनते ही वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा। क्विकली नोटेड दिस कंप्लीट रिएक्शन, यस। हाँ 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 बिल्कुल, वो मैं करने ही आ रही थी। आपके पास हाइड्रेट फॉर्मेशन नॉन एनसीईआरटी है, ये पहला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ईज ऑफ हाइड्रेशन, देखो तुमने कितना सुना, ये 2 हैं मेरे पास। ईज ऑफ हाइड्रेशन मतलब ईज ऑफ रिएक्टिविटी, ईज ऑफ रिएक्टिविटी मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ कौन जाता है। मुझे फर्स्ट में और सेकंड में बताइए विच इज मोर रिएक्टिव विच इज लेस रिएक्टिव। बी ज्यादा, तुम जो कहोगे मैं मानूंगी, मैं दिमाग ही नहीं लगा रही। एक बार सारे खुद जस्टिफाई कर लो अपने आप को, सही है क्या? मे भी कोई ऑब्जेक्ट करे। चारों में कौन सा सबसे ज्यादा? देखो डी भी सुनाई दिया, बी भी सुनाई दी। बी फॉर बॉम्बे सबसे ज्यादा, परफेक्ट। सी के बारे में क्या विचार है, सबसे कम?
ओके, ए उसके बाद, परफेक्ट। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन बना दिए, लेकिन चारों एक साथ आए तो हैंडल कर लोगे? वह बहुत बढ़िया। यस मैम, पूछ क्या रहे हो? आपने समझा क्या है हमको? भावना ही ये थी। यस, तुम बताओ, मैं तो तुम पे छोड़ूंगी। विड्रॉइंग ग्रुप, वट एवर, विड्रॉइंग एंड विड्रॉइंग का लेवल देखो कौन सा लगा है। ठीक है, चलिए अब लास्ट स्लाइड ऑन दिस हाइड्रेट फॉर्मेशन। एल्काइल हैलाइड में कौन ऐसा है जिसने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी थी टेस्ट से पहले? उसमें आखिरी आखिरी में कौन से कंपाउंड्स थे जो सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आते हैं? डीडीटी। डीडीटी की फुल फॉर्म? ये थोड़ा ज्यादा पूछ लिया, सॉरी। हाँ, इस कुछ काम में मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं। उसका स्ट्रक्चर याद है किसी को? नहीं 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 नहीं, वो एक जो डब्बा बना हुआ था उसके अंदर जो स्ट्रक्चर था, डीडीटी की प्रिपरेशन में क्लोरल यूज होता है, ये है क्लोरल। अब आप डीडीटी की प्रिपरेशन देखना, आपको उसमें क्लोरल दिखेगा। दिस इज क्लोरल। एल्डिहाइड में सारे क्लोरीन भर दिए तो क्लोरल नाम दे दिया, जो मर्जी आप समझे, कॉमन नेम के पीछे लॉजिक ढूंढना लॉजिकल नहीं है। मैंने आपको एक एल्डिहाइड दिया, आप देख रहे हैं 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। अब तक के पढ़े सारे को ऐड करके सबसे टफ क्वेश्चन अगर मेरा पूछने का बनता है जेई एडवांस में या नीट में, अच्छा टफ क्वेश्चन देने की मेरी इच्छा हो तो ये कार्बन तो इंटेंसली पॉजिटिव हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज बहुत अच्छा होगा क्योंकि 3-3 क्लोरीन है, उसकी वजह से इसका हाइड्रेट भाई इसकी ईज बहुत ज्यादा होगी। तो ये तो मैं ईज में भी पूछ के काम चला सकती थी, बट क्यों नहीं चलाया, डीडीटी में भी घुसा हुआ है ये। और ये अब देखोगे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत मिलेगा। इसका हाइड्रेट देखना क्या बना, ये वाटर निकाल के नहीं भेजता। किसके हाइड्रेट में स्टेबिलिटी है जो डिहाइड्रेट होके वापस नहीं जाता? क्यों इसका हाइड्रेट इज स्टेबल? why the ease or why the stability of this hydrate is maximum? दिख ही गया होगा आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके अंदर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर चीलेशन बन गया। दैट इज व्हाई दिस इज हाईली स्टेबल। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग हाइड्रेट बना है आपके सामने कि आपने वाटर दिया, क्या हुआ, 2 OH बने, वो 2 OH मैंने ऐसे दिखा दिए क्योंकि इसमें ऐसा मिला। इसकी स्टेबिलिटी का रीजन ढूंढा तो लगा यही हुआ होगा भाई, ये इसीलिए स्टेबल है क्योंकि इसमें चिलेशन हो रहा है। ड्रॉ करिए इसको। हाँ, ये तुम्हें याद हो सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने बताया है कि सीएल कहां कहां है। मैं यही सोच रही थी कोई तो अभी ऐसा सोच रहा होगा सीएल में कैसे मैम ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती। तो रिमेंबर वहां बहुत बार मैंने शायद 3 एग्जाम्पल में एटलीस्ट एक साथ लिया है कि CHCl3, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम क्रिएट कर रहे हैं। कहां से क्रिएट कर रहे हैं? ये H कहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है? इस C को इतना डेस्परेट कर दिया इसने कि ये इस H को फर्दर हाईली पॉजिटिव बना गया। तो ये वो स्पेशल केसेस हैं जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ कोर्स होनी नहीं चाहिए थी, बट ड्यू टू सम एडेड कंपाउंड्स हो गई। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सीएल पार्टिसिपेट करता है। ये कुछ अलग केसेस हैं, सीक्रेट केसेस हैं, खुफिया केसेस हैं, जनरल स्टेटमेंट में नहीं आते। सो इन शॉर्ट मैं यहां ये भी बता सकती हूँ 3-3 क्लोरीन की वजह से ज्यादा ईज हुई और इसका हाइड्रेट स्टेबल हुआ क्योंकि इसमें एक काइंड ऑफ चिलेशन आ गया। नोट करिए इसको। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अंडरस्टैंड करिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्या पूछना चाह रही हूँ। यस, क्रिएट द क्वेश्चन जिसमें मैं ये इंफॉर्मेशन यूज करूं। यस, इसमें 3-3 कार्बोनिल ग्रुप हैं। ये मैं ये जो किताब खोल के अभी पढ़ रही थी, इसमें सबसे अच्छे क्वेश्चन में ये मिला, तो मैंने चेक किया मेरे नोट्स में था, किस तरह से क्वेश्चन में मिला वो बताती। यहां मेरा इरादा ये नहीं था, जब मैं इस बुक में पास्ट ईयर्स पढ़ रही थी तो मुझे दिखा कि ये सेम कंपाउंड पूछा हुआ है और उसमें ना इसको लेबल कर रखा है कौन से कार्बोनिल पे सबसे जल्दी ईज होगी हाइड्रेशन के केस में। तीनों पे बराबर, इस पे ज्यादा, इस पे ज्यादा, तो इसमें इस पे ज्यादा होगी। क्यों? देखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इस रिएक्शन की टुवर्ड्स इजी तो बढ़ाता है। तो कहने को आपको कह दे जी एनसीईआरटी इन्फ्लुएंस्ड है ये,
यस, एनसीईआरटी आपको बता रही है कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है, जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे। अब मैंने तीनों दे दिए कीटोन, तीनों कीटोन, इतनी देर से वही ईज और ट्रेंड्स तो करा रही थी। कौन सा कीटोन जल्दी मैदान में कूदेगा? 1 2 के 3 2। क्यों? ये उस वक्त सोच पाना ही बहुत बड़ी डील है। तीनों कीटोन है, तीनों सेम सेम है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं ढूंढ सकती तीनों कीटोन में। तो क्या ढूंढा? ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसकी वजह से ये वाला कार्बन पॉजिटिव ज्यादा इंटेंस होगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मैंने इस बुक में प्रॉपर इसका रीजन, पूरी कहानी पढ़ी जो लिखी हुई है, इसके आसपास भी नहीं बोल रहे, वो कुछ अलग ही लाइन पे चल रहे हैं एग्जाम्पल्स में, कुछ और ही, जो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है इस आंसर पे। तो इसीलिए ये बना रखा है। अब इस क्वेश्चन को आपके सामने कैसे लाके रख दिया जाए ये मैं कह नहीं सकती। 6 रिएक्शंस में से कह दें इनमें से किस में ये होता है, नंबर सिलेक्ट करो, इंटीजर टाइप, एनीथिंग। कौन सा रिएक्शन करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, कि इसका करोगे, इसका करोगे, कि इसका करोगे, एक ही का होगा इसमें। चेक। बिल्कुल सही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, पर क्यों मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं, वो जानने में मैं इंटरेस्टेड क्यों हूं? जब मेरे को ढूंढना है इन तीनों में से कौन सा। इससे आप ये देखिए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एक तरफ डोनेटिंग है। आप इन तीनों में सोचो तो ज्यादा बेटर ये नहीं लगता कि इसके पास तो दो दो विड्रॉइंग है, वहीं केस रेस्ट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो उससे बाहर निकलो, बेंजीन रिंग है तो उसको सोचना ही सोचना। ठीक है, सपोर्ट में आप फिर डाल दो बात, वो चलेगी जी। वही तो चल रहा है वैसे इतनी देर से। ओके, बीच ये सी डबल बॉन्ड ओ मेरा टारगेट था, या ये था, या ये था, तीनों में किसी पे भी हो सकता है। इसके पॉजिटिव चार्ज को खींचने वाला सी डबल बॉन्ड ओ है। सी डबल बॉन्ड ओ इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये अब फिक्स कर लो बात। क्यों विड्रॉइंग है, वी ऑल नो। और छोड़ो, रेजोनेंस नहीं है, आप उससे परेशान हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसके पास दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। इस कीटोन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इस कीटोन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के फंसा है वो कीटोन ज्यादा एफिशिएंट होगा। जो ये पुराना, अब आ जाते हैं बैक टू एनसीईआरटी रिएक्शन, सिंगल सिंगल लाइन में रिएक्शंस है। बताइए दूसरा रिएक्शन और एनसीईआरटी के हिसाब से पहला रिएक्शन, हाइड्रेट को डिस्कस करने के बाद, डू आई नीड टू डिस्कस दिस? चेक। क्या हुआ इसमें, एक तरफ H गया, एक तरफ CN गया। तो यहां पर कुछ तो डिस्कस करूं, ऐसे खाली अच्छा नहीं लग रहा है। एक रिएक्शन में तो 3 स्लाइड भर दी मैंने, और एक पे एक लाइन भी नहीं। मुझे बताना इसके बाद क्या होगा। जस्ट मुझे कुछ याद आ गया, सी ट्रिपल बॉन्ड का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो एसिड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो अमाइड। फर्स्ट चैप्टर से चला रहा है, एक कार्बन बढ़ाने का तरीका, KCN लगा दो, राइट। तो अब कुछ कुछ चीजें जो हैं आपको रिवाइज और रिमाइंड तो करनी पड़ेंगी, वो तो हमेशा ही करनी है। बट कमिंग बैक टू व्हाट ओरिजिनल वी वर डिस्कसिंग इज दिस, ये जो है एक ही कार्बन पर CN, एक ही कार्बन पर OH, फिर कुछ स्पेशल आ गया। इसका नाम अल्कोहल नहीं हो सकता, आप इसको अल्कोहल नहीं बोल सकते, आप इसको नाइट्राइल नहीं बोल सकते, इसको नया नाम दिया। जैसे लास्ट क्लास में हमने इनोल नया नाम दिया था। एक ही कार्बन पर जब दो फंक्शनल ग्रुप है, इट मींस दे मेक अ न्यू फंक्शनल ग्रुप। उस फंक्शनल ग्रुप को हमने क्या नाम दिया? साइनोहाइड्रिन। तो अब एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही यही है कि एसिटल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बना के दिखाइए। तो एसिटल्डिहाइड का मतलब क्या होगा? ये रहा एसिटल्डिहाइड, उसका साइनोहाइड्रिन लिखना है, रिएक्शन नहीं मांगा हुआ है। ड्रॉ साइनोहाइड्रिन ऑफ एसिटल्डिहाइड, बन गया। साइनोहाइड्रिन का मतलब है HCN जोड़ के जो बनता है वो, एक ही कार्बन पे साइनो ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप, उससे बना साइनोहाइड्रिन। बस यहां यही बताना था मुझे। ड्राई HCl समझ आ रहा है क्यों लिया है, प्रोटोनेट तो करना ही है, एसिडिक मीडियम तो देना ही है मेरे को, वो मैं शुरू से आपके लिए क्रिएट कर आई। इस रिएक्शन को पहले पूरा नोट करिए, जो नंबर 3 है पूरा नोट करिए। कुछ आपको नोट करते करते चीजें पता लग जाएंगी, तब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम बाय सल्फाइड, कुछ ही बोल लीजिए, दोनों है इसके नाम, इसे नोट करिए। समझे, HSO3 इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके साथ भी वही किया है हमने, बट
हाइड्राइड आपस में खेलता रहेगा, कभी H इधर कभी इधर, वो अपने आप को बदलता रहेगा पोजीशन को। इन सॉल्ट्स का सबसे बड़ा फायदा, जैसे आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे आपके पास वापस से ओरिजिनल एल्डिहाइड कीटोन आ जाएगा। ये सॉल्ट बनाया, प्रेसिपिटेट बना, छान के अलग ले गए और उसको फिर से हाइड्रोलाइज कर दिया तो पेरेंट एल्डिहाइड या कीटोन मेरे हाथ में आ जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा ये होने वाला है। इसी पे इसका क्वेश्चन आता है। चलिए रिएक्ट जो भी मैंने लिखा है नीचे उसे नोट करिए। पता है आपको ये, लेकिन एक बार और, इस रिएक्शन में भी एज एक्सपेक्टेड कीटोन्स बहुत कम रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएंगे, और अगर एल्डिहाइड होगा तो वो दौड़ के राइट हैंड साइड पे व्हाइट पीपीटी बना लेंगे। यहां से आने वाला रीजनिंग पर क्वेश्चन, दिस मेथड NaHSO3 के साथ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम मिक्सचर्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स को मिक्सचर्स में से आइसोलेट करने के लिए ये मेथड यूज होता है। इवन आपस का मिक्सचर की बात कर रही हूं, अगर एल्डिहाइड और कीटोन मिक्स्ड है, क्योंकि एक जैसे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है, प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो एक जैसे होने पर एक साथ मिलना भी ऑब्वियस है। मिक्सचर्स अगर हैं तो उसमें एल्डिहाइड तो आगे निकल जाएगा व्हाइट पीपीटी, कीटोन पीछे ही रह जाएगा। तो इनको सेपरेट और आइसोलेट करने के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। प्लीज ये लाइन लिख लीजिए, ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड्स के लेवल पे। यहां से रीजनिंग्स में जिसमें चॉइस भी आती है अक्सर, तो ये तो मिलता ही है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स का रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड ऑलरेडी डन इन चैप्टर एल्कोहल। आपको याद होगा कोई भी एल्डिहाइड दो सेकेंडरी अल्कोहल बनता था, कोई भी कीटोन दो टर्शरी बनता था, एसिटाल्डिहाइड दो तो प्राइमरी अल्कोहल बनता था। सिंस इट इज ऑलरेडी डन, एनसीईआरटी ने भी एक ही लाइन लिखी है, ऑलरेडी डन, मैं भी इससे ऊपर नहीं जा रही। पेन छोड़ के सबको मेरे साथ सुनना पड़ेगा। लॉट्स ऑफ रीजनिंग्स आज शुरू से जिन रीजनिंग्स के लिए तैयार किया जा रहा है उसमें काफी कुछ यहाँ को इसको इरादा रख के रखा जा रहा है कि इस रिएक्शन तक आते आते, ये मेरा मेन टारगेट था कि इस रिएक्शन तक आते आते पिछली रीजनिंग्स को मैं क्लोज कर सकूं, मैं पूछूं और तुरंत आपको पता हो। अमोनिया एंड इट्स मतलब रिएक्शन विद कार्बोनिल, एल्डिहाइड और कीटोन। तो पहला मेरे पास हेडिंग क्या है, अमोनिया और उसके साथ लिखा है डेरिवेटिव्स, यानी उसी के डेरिवेटिव। तो पहले तो मेरे को अमोनिया के साथ समझना, डेरिवेटिव मैं बाद में देखूंगी। अमोनिया के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा? वी ऑल रिमेंबर व्हाई वी हैव टेकन एसिडिक मीडियम, आई होप। इसको प्रोटोनेट करना, तो सोच के देखो ये प्रोटोनेट हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, इस पे वही पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को देख के क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा इसके पास अटैक करने। एंड खैर मैं पूरे मैकेनिज्म पे नहीं आ रही, लेकिन आपको ये पता आइडिया होना चाहिए होगा क्या फिर। इस पे तो OH लग गया। अब हम जानते हैं हम ये जानते हैं कि यहां पर N अपने लोन पेयर के साथ गया और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आना, क्वाटनरी अमोनियम इज अ हैपनिंग थिंग, वी नो दैट इट डू हैपन। और क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनते ही फिर आपको पता है कुछ कुछ निकलता भी है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट से एलिमिनेशन भी होता है। तो यहां से क्या होगा, ये OH तो पूरा जाएगा सो जाएगा। अब इसके मैकेनिज्म पे आगे ना जाएं, आप देख रहे हैं कि मैं रुक रही हूं मैकेनिज्म पे, मैं पहले इसके फर्स्ट स्टेप पे अगर आऊं तो क्या हुआ, प्रोटोनेट हुआ, अमोनिया है, NH2 कर दो। नहीं नहीं मैं एक सेकेंड, NH2 कर दो, पॉजिटिव चार्ज NH3। अच्छा मैंने पूरा अमोनिया एक पे लगा दिया, नहीं इसका गया प्रोटोन और वो लग गया। अगेन एक कार्बन के साथ फिर दो फंक्शनल ग्रुप, मैं भी उसकी डेप्थ में नहीं जा रही, मुझे पता है आप एकदम से कर लेंगे, मैकेनिज्म पे नहीं जा रही। मेरा फोकस है पहला स्टेप समझ में आया आपको कि हुआ क्या, प्रोटोन ने क्या किया, एसिड जो भी मैंने कैटलिस्ट लिया वॉटेवर उसने क्या किया और अटैक करने वाले ने क्या किया। हम उसी लाइन पे चल रहे हैं जिसपे शुरू हुए थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हम उससे हिले नहीं। लोग इसको अलग ही कैटेगरी सोच लेते हैं बच्चे कि ये अलग ही कैटेगरी है क्योंकि कुछ अलग होने को दिखता है, बट अभी भी मैं उसी पे हूं। इसमें अब आप सोच के देखिए क्या बन रहा है, आपको दिख रहा है, और वो भी बड़ा ऑब्वियस है। इतना मैं आपको शुरू से आज तो बार बार तैयार कर चुकी हूं कि आप क्या निकालोगे,
वाटर निकालोगे। हाइड्रेट में भी देखा हमने कुछ इस रिगार्डिंग है, दो क्लासेस से यही चल रहा है, एक कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप आए, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। मेरे को क्या मिला? इमीन। ये इमीन पहले भी आया और तब मैंने कहा था अगले चैप्टर में इमीन और सब्स्टिट्यूटेड इमीन बहुत कुछ आएगा, तब डिटेल में करेंगे। यानी अमोनिया के साथ किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट करा दीजिए, एक ही चीज बनेगी, इमीन। एंड वाया व्हाट, वो मैंने आपको दिखाया। किसी को लगे, और लगना भी चाहिए, कि मेरे को इसके मैकेनिज्म के साथ चाहिए, तो अब आप बना सकते हो खुद। मैकेनिज्म करा के आ रही हूं मैं आपको, मैं यहाँ स्पेशली नहीं बना रही, मैं अब यहाँ शॉर्टकट पे आ रही हूँ। बहुत देर होगी एक ही बात करते करते, मुझे शॉर्टकट चाहिए अब। इतना बार बार मैकेनिज्म करके उन चीजों को निकाल के मेरे को तो घंटा लग जाएगा एक रिएक्शन को करने में या क्वेश्चंस करने में, खास करके तब जब एक क्वेश्चन में 4-5 रिएक्शन दी, मैं तो गई। तो अब मैंने कोई भी कीटोन लिया, कोई भी एल्डिहाइड लिया, आपको पता है आपने इमीन बनाना है, शुड नॉट बी अ बिग डील फॉर अस, ये दो तो सेम ही बात है। लेकिन दिस वॉज द रिएक्शन वी हैव डन इन अमीन्स, और तब मैंने इसको कहा था, बस आपको बता रही हूं, दिखा रही हूं, डिटेल तब आएगा। अब मैंने अमोनिया की जगह क्या किया, देखिए वही अमोनिया लिया, सब कुछ सेम किया है, सिर्फ एक काम कर दिया, एक एच की जगह आर लगा दिया। अब शॉर्टकट इसका देख लीजिए, ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म के बाद काम शॉर्टकट ही आया आपको, जल्दी करने के लिए और सही करने के लिए। आपने सिर्फ ये देखना है, बार बार वो OH और वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या देखना है, अमोनिया का H2 और इसका O निकला था, तो प्राइमरी अमीन का भी H2 और O निकलेगा, उसी का तो डेरिवेटिव है प्राइमरी अमीन। सो अब प्राइमरी अमीन से, अमोनिया से क्या बना था बच्चों, इमीन। प्राइमरी अमीन से क्या बना था, सब्स्टिट्यूटेड इमीन। सब्स्टिट्यूटेड इमीन इज फेमसली नोन एज शिफ्ट बेस और शिफ्ट टेस्ट। अब मैं आपको कराने लायक हो जाऊंगी, पिछले चैप्टर में बहुत लोगों ने कहा था कि हमने करा नहीं, और मैंने ये कहा था पहले शिफ्ट बेस आने दो, शिफ्ट टेस्ट तो उसी चैप्टर में आएगा, इसे नोट करिए। और जो लोग निंदिया रहे हैं, 2-3 लोग जा सकते हैं घर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं कहने भी नहीं वाली कुछ, यहाँ है तो जागिए, नहीं तो घर बैठ के अपनी नींद पूरी करो यार, उसके बाद पढ़ना, याद नहीं होगा। अपने आप को कंफ्यूज मत करो कि पढ़ रहे हो, रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लेना। करिए नोट क्विकली। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव से एक ही तरीका है, O और H2 निकालिए, जो प्रोडक्ट बना उसका नाम याद रखिए। तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में अगेन अगर मैं देखूं, एक क्वेश्चन मेरे को आया था, इसका साइनोहाइड्रिन बनाइए, अब आ जाएगा पेंटेन टू ओन का शिफ्ट बेस बनाओ। तो पेंटेन टू ओन में मैंने क्या करना है, जो लोग नोट कर रहे हैं उनके लिए, पेंटेन टू ओन अब मेरा बनाने का तरीका क्या होगा बच्चों, पेंटेन टू ओन, यस, ये बन गया पेंटेन टू ओन। और इसके सामने मेरे को क्या बनाना है, इसका शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस बनाना है तो मैं इसके सामने प्राइमरी अमीन लाऊंगी, कोई भी आर, डिपेंड करेगा, क्वेश्चन ने दे रखा, नहीं तो जो मेरा मन आया। बन गया जी पेंटेन टू ओन का शिफ्ट बेस। तो पहले मेरे को शिफ्ट बेस को समझना जरूरी है, तब मैं इसके टेस्ट भी करा लूंगी। सो अब आपको इमीन बनाना और सब्स्टिट्यूटेड इमीन बनाना आ जाए, और ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन है जो 1-1 मार्क में आपसे एक्सपेक्टेड है, कि इसका सब्स्टिट्यूट इमीन बनाइए, पेंटेनल का, पेंटेन टू ओन का, तो आपको पता हो शिफ्ट बेस आता कहां से है, सब्स्टिट्यूटेड इमीन आता कहां से, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो इसको याद करने का तरीका मैं अगली स्लाइड पे लाती हूँ, पहले मैंने शॉर्टकट बता दिया। आगे सारे डेरिवेटिव एक साथ ले आओ, एनसीईआरटी में पूरा एक टेबल दे रखा है। इफ यू रिमेंबर, जब हमने पहला चैप्टर एल्काइलाइड पढ़ा था, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टेबल दे रखा था, एग्जैक्टली ऐसे ही 5 का टेबल दे रखा है। आपने अभी क्या देखा पिछली स्लाइड पे, अमोनिया था तो उसका H2O के साथ गया, प्राइमरी अमीन RNH2 था तो उसका गया, यानी अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव का मतलब समझिए। अमोनिया के एक H को हटा के आप कुछ भी लगा दीजिए यहां पर, वो कहलाएगा अमोनिया का डेरिवेटिव। एक H हटाया, उसकी जगह कुछ ही ला दो अब आप, वो हो जाएगा अमोनिया की फैमिली का ही मेंबर, तो हम कह देंगे डेरिवेटिव। तो अब अमोनिया का डेरिवेटिव 5 है आपके पास, प्राइमरी अमीन भी मैंने इन 5 में गिना है। अमोनिया का डेरिवेटिव अब याद करिए मेरे साथ, एक H हटा के NH2 ही लगा दिया मैंने, तो इसको कहते हैं हाइड्राजीन।
एक H हटा के OH लगा दिया, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। एक H हटा के R लगा दिया तो प्राइमरी अमीन। इस एक H की जगह, अब थोड़ा ध्यान से, लास्ट के दो याद हो गए तो मेरी अगली क्लास में बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, मुझे ये स्लाइड दोबारा नहीं खोलनी पड़ेगी। अमोनिया का एक H हटाया, उसकी जगह NH2 लगाया तो क्या बना था बच्चों? हाइड्राजीन। इस हाइड्राजीन का एक H हटाया और उसकी जगह लगा दिया फिनाइल रिंग। तो कोई कह सकता है कि अमोनिया की एक H की जगह ये लगा दिया पूरा? बात तो एक ही है। इसे क्या बोलूंगी? नाम याद करा रही हूं, फिनाइल हाइड्राजीन। अगर मेरे को हाइड्राजीन पता है, प्रेशा यही रहना, मैं थोड़ा सा याद करा रही हूँ, वही टेबल जो तुमने खोल रखा है ये वही है, हाइड्राजीन, और इसका नाम क्या होगा? फिनाइल हाइड्राजीन। अब आगे जाऊं उससे पहले, यहां पर अगर मैंने बच्चों NO2 लगा दिया होता तो मैं इसे कह सकती थी पैरा नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, या मैंने मिथॉक्सी लगा दिया होता तो क्या कह सकती थी? पैरा मिथॉक्सी फिनाइल हाइड्राजीन। अब मैंने पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए, अच्छा छठा भी है सॉरी, मैंने ये दिया आपको, क्या मैं इसको कह सकती हूं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, दी फेमस DNP टेस्ट। लास्ट चैप्टर में कपलिंग रिएक्शन बड़ा फेमस था कि डाई टेस्ट होता है, वो हम एनिलिन और फिनोल के लिए करते हैं डायजोनियम के साथ, जिसमें N2 ग्रुप रिटेन होता था, जिसमें मैंने गलती करी थी क्लास में, उल्टा बना दिया। इससे ज्यादा याद रहेगा आप लोगों को। सो मुझे भी DNP क्या है? डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। काम वही होना है सबसे जो अभी किया हमने, बट विल चेक। छठा और आखिरी, सेमी कार्बाजाइड। अगर आपको कहूं यूरिया क्या है तो शायद आप मुझे बता पाए, NH2NH2। अब इसमें अगर देखूं, अमोनिया के एक H की जगह मैंने यही लगा दिया, बट ठीक है, इसका उससे नाम रिलेट नहीं हो रहा यूरिया से, इसीलिए मेरे को अलग से रटाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। अब यहां पर सभी में एक चीज जो मेरे टेबल में, NCERT के टेबल में है, शुरुआत मैंने H2 से की हुई है सभी में, क्योंकि मेरे को यही H2 हटाना है और सामने वाले एल्डिहाइड या कीटोन के O के साथ लगा के उड़ा देना है, और जो प्रोडक्ट आएगा उसको नाम देना है। तो ये 6 मेरे पास डेरिवेटिव थे। आप नोट करें ना करें, एक बार समझ लें, 6 के साथ अलग से फिर आपको जो स्लाइड जैसे नोट करनी है करनी तो पड़ेगी, उसी से याद होगी। तो अब मैंने क्या किया, मैं पहले लाई हाइड्रोक्सिल अमीन, चेक कर लो पहले, मैंने पहला हाइड्रोक्सिल अमीन या हाइड्राजीन इन्हीं दोनों में से कोई बना रखा था शायद अपने पिछली स्लाइड पे, H2O निकला, हाइड्रोक्सिल अमीन से क्या बना? ऑक्सीम। दूसरा मैंने क्या दिया? हाइड्राजीन। प्रोडक्ट बनाओगे तुम लोग खुद, मैं जरा राउंड लगा के आऊंगी, उसको कहते हैं हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से क्या बनेगा? हाइड्राजोन। ओके, फिर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से क्या बनेगा? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। और वो होता है ब्राइट येलो कलर का, रेड कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट, जो एल्डिहाइड या कीटोन की कंफर्मेशन देता है। इकलौता टेस्ट है मेरे पास, सिर्फ एक टेस्ट है। तो जितने भी ABCD वाले कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की कंफर्मेशन देनी है, मेरे पास DNP के अलावा कोई चीज नहीं है। इसका नाम आप समझ गए क्या है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से क्या बनेगा? सारा सेम, हाइड्राजोन। इसके बाद आ जाता है सेमी कार्बाजाइड, उससे क्या बनेगा? सेमी कार्बाजोन। तो कोई मुश्किल मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। अब आप स्लो स्लो पहले तो इनको नोट करिए, इन 6 के रिएक्शन बनाइए, उसके नीचे उसका नाम लिखिए। फिर मेरा एक सवाल होगा जो मैं पूछूंगी, अगर वो बता देते हैं तो ये रिएक्शन हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। करिए इसको। अब हर एक को आप किसी भी कार्बोनिल से रिएक्ट कराओ, लाइक दिस, चेक। हर एक का रिएक्शन भी बना लो और प्रोडक्ट का नाम भी। फायदा तो तभी है, के नीचे मैंने रिएजेंट का एक नाम लिखा है, दिस इज ब्रैडीज रिएजेंट। लास्ट क्लास में बेयर्स रिएजेंट के साथ ब्रैडीज वर्ड मैंने बोला था, और मैंने कहा था इस चैप्टर में ब्रैडीज भी आ जाएगा। बेयर्स था एल्कलाइन KMnO4 पिंक कलर का, ब्रैडीज है DNP।
जो कार्बोनिल के साथ येलो या रेड पीपीटी देता है। खैर पहले करिए, फिर मैं 2 रीजनिंग के क्वेश्चन है पूछती हूँ आपसे, एक तो करा चुकी, क्या ही पूछूंगी। 6 डेरिवेटिव आपके पास आ गए होंगे अमोनिया के, हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिलमीन, अमीन, देन फिनाइल हाइड्राजीन, then डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन एंड सेमी कार्बाजाइड। तो ये 6 अगर आ गए तो इसके रिएक्शन भी मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपके पास होमवर्क में आए, क्लास वर्क में आए। मैं इसके लिए रुकना नहीं चाह रही, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं जिस पे ध्यान देना है। एक रिएक्शन आपने लिख लिया तो उसके लिए पेज छोड़िए, बाकी आप खुद लिख पाएंगे, करना चाहिए खुद से। ये कार्बोनिल ग्रुप की कंफर्मेशन का टेस्ट है बस। कार्बोनिल माने इधर एल्डिहाइड और कीटोन। ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, उनमें से कौन सा है ये नहीं बता सकता। तो रेड या येलो कलर का जो पीपीटी आता है वो बता देता है भाई कार्बोनिल है। एल्डिहाइड कीटोन के लिए क्या पता मेरे को आयोडोफॉर्म रिएक्शन पे जाना पड़े, आपने किया हुआ है, लेंगे अगली क्लास में सारे लेंगे, तो मेरे को किसी और रिएक्शन पे जाना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन जो इतनी देर से मैं सोच रही हूँ पूछने को, 2 हैं, ये दोनों बड़े पॉपुलर क्वेश्चन हैं। मैंने सेमी कार्बाजाइड का रिएक्शन ना लिखा यहाँ पे क्योंकि मेरे को इसी पे रीजन पूछना था। यस, मैंने यहाँ पर 2 N कलर कर रखे हैं, तो आपका ध्यान वहीं जाना चाहिए। इस पे 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। आई नो आप अमोनिया अमीन्स चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपके पास आंसर है, स्टिल सोच समझ के। मेरे पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं, यही वाला क्यों गया वहां, ये क्यों नहीं गया? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इसका लोन पेयर इज लेस अवेलेबल, इट इज। और अब आपको एक शब्द आता है, बहुत अच्छी बात है, आप सही जगह पहुंचे, बट जब बोर्ड की कॉपी चेकिंग होती है तो थोड़ा सा उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन की तरफ ध्यान जाता है। किसी तरह से यहाँ पे अगर आप एरो बना के लिख देना इट इज वीक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और फिर नीचे आप देते रहिए एक्सप्लेनेशन, बैंग ऑन है ये चीज कि आपने अपने रिएक्शन में ही बता दिया। अगर रीजन आया इस पर, एनसीईआरटी का आखिरी क्वेश्चन जो है बैक एक्सरसाइज का, उसके 4 पार्ट है रीजनिंग के, उसमें आखिरी रीजनिंग ये है कि सेमी कार्बाजाइड में ये वाला NH2 क्यों अटैक करता है, ये वाला NH2 क्यों नहीं अटैक करता। तो आपको इसको प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होगा तो आपको कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मार नहीं सकता, आपको कोई डरा नहीं सकता उसके अंदर कि हमें पता है यहाँ क्या क्वेश्चन आने वाला है, वी कैन एंटिसिपेट। दूसरा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बोर्ड्स में तो नहीं, ऑब्जेक्टिव में काफी कॉमनली मिलेगा, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। थोड़ा सोचना, आप कॉपी मत देखना, स्क्रीन मत देखना। इसमें पीएच स्लाइट एसिडिक रखना पड़ता है। एसिडिक क्यों रखना पड़ता है, वो रवायन खूब हो गई आज कि एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट कराने के लिए, लेकिन पीएच की रेंज 4 to 5 के बीच ही होनी चाहिए। कहीं तो मैंने लिखा है इसको, रुको रुको रुको, जल्दी ना करना, ठीक है, जल्दी ना करना। अगर ज्यादा पीएच मैंने ज्यादा एसिडिक ले लिया, क्या प्रॉब्लम होगी, रिएक्शन ही तो तेज हो, क्योंकि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का काम क्या था, यहां न्यूक्लियोफाइल बनना लोन पेयर के थ्रू। अगर मैंने ज्यादा एसिडिक ले लिया तो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, यानी कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उस प्रोटॉन को दे बैठेगा, देयर इज नो न्यूक्लियोफाइल टू अटैक दैट कार्बन विच इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो भाई ये तो डर वाली बात है, तो आप कम एसिडिक करो। कम एसिडिक ले लिया तो क्या करूं, पीएच मैंने 6 ले लिया, और ये इस पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखेगा आपको, होगा डिफिकल्ट नहीं, यही चीज मॉक टेस्ट और टेस्ट में देखोगे आप कि पीएच मैंने सब कुछ ऐसा ही दे रखा है जो आपको रिएक्शन दिया है, सिर्फ पीएच की वैल्यू मैंने 6 दे दी और रिएक्शन नहीं होगा। तो पीएच अगर मैंने एसिडिक कम कर दिया इस डर के मारे तो क्या दिक्कत होगी, मैं पीएच इसका 6 क्यों नहीं ले सकती, कम कर दूं एसिडिक, क्या प्रॉब्लम होगी, प्रोटोनेशन ही नहीं होगा। प्रोटोनेशन होगा नहीं, ये बड़े वीक न्यूक्लियोफाइल हैं, ये आपस में रेजोनेंस किए फिर रहे हैं, प्रोटोनेशन ही नहीं होगा, प्रोटोनेशन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए यहां पर पीएच मेंटेन करना इज अ वेरी पिक्यूलियर थिंग, बैलेंस बना के रखना पड़ता है। एंड डोंट थिंक 4 और 5 इज हाईली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। हाईली एसिडिक आते हैं 2 3 4 2 3 सॉरी 1, 4 to 5 इज स्लाइटली एसिडिक, 6 के आगे तो नियरली न्यूट्रल होना शुरू हो जाता है।
सो इसको स्लाइटली एसिडिक कहते हैं। ये दो पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, स्लाइटली एसिडिक वाला कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेमी कार्बाजाइड वाला एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां तक किसी को कोई इश्यू, कोई दिक्कत नहीं? तो आज की क्लास में इस पे क्लोज कर रही हूं क्योंकि मुझे टेस्ट भी लेना है। आखिरी रिएक्शन है आज का, दैट इज एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। वैसे ही करो जैसे कर रहे थे। देखो कुछ ऐसा नहीं किया मैंने जो अब तक ना बताया हो, उसी लाइन पे चल रहा है। हाँ जी, हाँ, एसिड का काम वही है, ड्राई HCl भी लिखा मिलेगा अक्सर। एसिड का काम वही है जो अब तक था प्रोटॉन डोनर। इस पे तो अब हम थक गए, इसका तो हम सोचेंगे भी नहीं। मेरे को यहां तक पहले देखना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये। इस टाइप का ये आखिरी रिएक्शन है, इसके बाद के रिएक्शन की कैटेगरी बदल जाएगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, राइट? तो इसीलिए आज का टारगेट अदरवाइज भी यही है। आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या हुआ, फिर एक कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप, आज तो यही चल रहा है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? एल्कोहल। ये कौन सा है? ईथर। तो एक कार्बन पे फिर दो फंक्शनल ग्रुप, इसको ना तो मैं अल्कोहल कह सकती हूँ ना ईथर, तो इसका एक नया नाम लेके आए। वो नए नाम को थोड़ा थोड़ा आप समझेंगे थोड़ी देर में, बस वही समझते ही मेरे को हो जाएगा कि रिएक्शन हो गया। हेमी, हेमी का मतलब आधा, शायद आप समझते हैं उसको। एसिटल, एसिड स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड, नॉट एसिटल्डिहाइड। एसिटल, जब अल्कोहल एक्सिस में है तो ये अल्कोहल यहाँ, एक्सिस क्या होता है अक्सर एक्सिस में, ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये फिर इस OH को आके सब्स्टिट्यूट करके ईथर बनाएगा। रोना वाला रिएक्शन पढ़ा हुआ है हमने, अल्कोहल और इसको आप अगर कोई ऐसा दें तो उसमें चांस पूरा ही है, बट खैर ये वो नहीं है कहीं आप यहाँ पे एल्काइल ढूंढने लग जाओ। अल्कोहल ने फिर इस H को सब्स्टिट्यूट करके एक और ईथर फंक्शनल ग्रुप बना दिया, तो मैं इसको जेम डाई एल्कोक्सी कह सकती हूँ, जेमाइनल। एक ही कार्बन पे लगे हैं दोनों। अब ये हेमी नहीं है, ये कंप्लीट हो गया, जहां जहां OCH3 लग सकता था लग गया, इसीलिए अब इसका नाम क्या रखा मैंने? एसिटल। एसिटल वर्ड इज फॉर एल्डिहाइड, हेमी इज फॉर पार्शियल, और जैसे ही कंप्लीट हो गया उसको कहा मैंने ओनली एसिटल। अगर मैंने लिया होता बच्चों कीटोन, अगर मैंने लिया होता कीटोन, एक्सिस पहले ही मैंने बता रखा है, एक्सिस लिया है अक्सर, अभी शुरू में तो हम एक्सिस ही लेते हैं, बाद में सोचेंगे इसका कुछ और करना है। तो पहली चीज क्या बनेगी, मेरे साथ साथ चेक करिए, देखिए ये बनेगा, क्योंकि ये कीटोन से बना है, इसका नाम होगा कीटल। क्योंकि ऊपर वाला एल्डिहाइड से था, इसका नाम था एसीटल। हेमी है, एक स्टेप और करूंगी तो क्या आ जाएगा? पूरा कीटल। तो पहले तो आधा एसिटल पूरा एसिटल, आधा कीटल पूरा कीटल आपको आए। अब आपसे सवाल क्या पूछे जाएंगे इस बेसिक में, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में? ब्यूटेन 2 ओन का हेमीकीटल बनाओ, ब्यूटेन 2 ओन का हेमीकीटल बनाओ विद इथाइल अल्कोहल। ये है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो यहां पर पहले मैं ब्यूटेन 2 ओन बनाऊंगी, फिर यहां पर बजाय मिथाइल अल्कोहल के अब के क्या बनाऊंगी? इथाइल अल्कोहल। और उसका हेमीकीटल बनाने का मतलब क्या है? सिर्फ इस रिएक्शन को उन दोनों के साथ जो आपको रिएक्टेंट दे दिए फिर तो आप कर लेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ कीटल, हेमीकीटल, एसिटल, हेमी एसिटल। अब लास्ट चीज इस पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, फिर आप इकट्ठा नोट करना। अगेन ये मैंने कोई भी कीटोन दे दिया, मेरी चॉइस। आज के टेस्ट में भी मेरी चॉइस का कीटोन मिलेगा, आपकी चॉइस का नहीं, या मैंने जो यहां कराया वो नहीं। क्या हो अगर आप एक ऐसा अल्कोहल दे दो जिसमें 2 OH है, हो तो उसमें भी 2 बार ही रहा है एक्सेस की वजह से, क्यों ना दोनों OH वाला दे दूं, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये एनसीईआरटी में भी है और बैक एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन भी है। उसमें जो काम 2 स्टेप में हो रहा था एक ही में हो जाएगा, और क्योंकि एक ही से 2 OH आ रहे हैं तो साइक्लिक अलग बनेगा। तो इसमें क्या हुआ, अब ये देखिए, ऑब्जर्व करिए क्या किया इसमें, कोई अंदाजा दे सके? H2O, लाइन तो वही चल रही है अभी भी, इसीलिए आज कराना जरूरी था। तो ये H2O निकल गया तो क्या बना मेरे पास? अब इसमें हेमी नहीं बनेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेमी कीटल कैन नॉट बी फॉर्म्ड?
इसमें आप केमी बना ही नहीं सकते क्योंकि आपने 2 OH पहले ही मॉलिक्यूल में इंश्योर कर दी। इसमें कंप्लीट कीटल बनेगा और साइक्लिक बनेगा। हाँ, ये भी है कि OH की जगह आपको SH भी दे सकते हैं, जहां O है वहां S है, मतलब थायोल बोलते हैं। OH मतलब एल्कोहल, SH मतलब थायोल। इसे नोट करिए, टेस्ट लीजिए और जाइए। इस रिएक्शन को नोट जरूर करिए। पता नहीं ये ड्राई HCl की प्रेजेंस में क्यों होता है, ये आज का बहुत बार रटा रटाया क्वेश्चन है।